हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि यूपी स्पेशल की क्लास है हमारी। और यूपी स्पेशल में आज हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की भाषा, बोली और साहित्य की। जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दें। उत्तर प्रदेश की राजभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखिए बनते हैं कि पहली बात तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और इसको कब अपनाया गया था राजभाषा के रूप में? तो 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। बात करें 1949 के बाद ये प्रयोग में कब लाई गई? तो राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश में सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 में लागू किया गया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उर्दू को कब द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश में? तो 1989 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो आप बोलोगे उर्दू। और प्रथम पूछा जाए तो हिंदी। हिंदी को कब राजभाषा के रूप में अपनाया गया? 1949 में। हिंदी किस लिपि में लिखी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी को कार्यालयों में कब लागू किया गया? प्रदेश में सभी कार्यालयों में। तो 26 जनवरी 1968 को लागू किया गया। इस स्लाइड के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे और क्लास में ही सारी चीज़ें याद करेंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि सारी चीज़ें यहीं पर आपको याद करा दें। चलिए देखते हैं हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियाँ। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियाँ जो है वो 5 भागों में बांटी गई। ठीक है, इन्हें हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली 5 उपभाषाओं में बांटी गई है। तो हिंदी तो एक भाषा है और हिंदी को भी 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। और 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां शामिल की गई है। जो 5 उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषा कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी। तो पहली हमारी पश्चिमी हिंदी है, दूसरी हमारी पूर्वी हिंदी है, तीसरी राजस्थानी हिंदी है, चौथी बिहारी हिंदी है और 5वीं हमारी पहाड़ी हिंदी। तो बात करते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं और कौन कौन सी आती हैं। तो पहली आती है खड़ी बोली, जिसको कौरबी भी कहा जाता है। दूसरी आती है ब्रजभाषा, तीसरी आती है बुंदेली, चौथी आती है हरियाणवी। जो हरियाणवी है उसको बांगरू भी कहा जाता है। और लास्ट है हमारी कन्नौजी। ठीक है, बात करें पूर्वी हिंदी की तो ये अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है और कन्नौजी आती है। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए इस स्लाइड से एक प्रश्न आपका बनने वाला है। आपकी हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। बहुत क्लियर तरीके से इसको समझिएगा। क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। राजस्थान की बात करें, जो राजस्थानी हिंदी है उसमें कौन कौन सी आपकी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो पहली है मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। दूसरी है जयपुरी, जो कि पूर्वी राजस्थानी भाषा है। तीसरी है मेवाती, जो उत्तरी राजस्थानी है। और चौथी है मालवी, जो दक्षिणी राजस्थानी है। तो राजस्थानी जो बोलियां हैं वो कुल मिलाकर के कितनी है? 4 हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात करें बिहारी हिंदी की, तो जो बिहारी हिंदी है वो 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की बोलियों में डिवाइड की गई है। तो बिहारी हिंदी एक तो भोजपुरी है, एक मगही है और एक आपकी मैथिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं। जो पहाड़ी हिंदी है वो एक उपभाषा है और उपभाषाओं के अंदर ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है? गढ़वाली है, कुमाऊनी है और नेपाली है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आती है।
तो आप इन सभी को बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र की। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले खड़ी बोली से। तो खड़ी बोली का नाम कौरवी भी है, और कौरवी जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा इसका नाम दिया गया है। बात करें खड़ी बोली या कौरवी की, तो इसका अस्तित्व जो है 1801 ईस्वी से है, मतलब ये अस्तित्व में 1801 ईस्वी में आई थी। बात करें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये 2 लोगों के द्वारा किया गया, एक तो है लल्लू लाल और एक है सदल मिश्र के द्वारा। बात करें खड़ी बोली के प्रथम कवि की, तो प्रथम कवि जो है खड़ी बोली के अमीर खुसरो साहब हैं। तो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो खड़ी बोली कौरवी अस्तित्व में आई है 1801 ईस्वी में। इसका नाम जो है कौरवी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, लल्लू लाल है और सदन मिश्र है। प्रथम कवि की बात करें खड़ी बोली के, तो अमीर खुसरो हैं। और बात करें खड़ी बोली का प्रथम काव्य की, तो ये प्रिय प्रभास है। और ये किसकी रचना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रचना है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है प्रिय प्रभास, खड़ी बोली प्रथम काव्य है। बात करें इसके क्षेत्र की, तो जो खड़ी बोली है किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद है, रामपुर है, मेरठ है, बागपत है, शामली है, बिजनौर है, संभल है, हापुड़ है और गाजियाबाद है। ठीक है, इतने क्षेत्र में, इतने जिलों में ये खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे ब्रज की। तो ब्रज भाषा की बात करते हैं, तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, वो सौरसेनी अपभ्रंश से, इसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बात करें ब्रज भाषा के क्षेत्रों की, तो ये अलीगढ़ में बोली जाती है, मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है। तो ये सारे के सारे देखिए मथुरा से लगे हुए इलाके हैं ना, तो ये सारे के सारे इलाके में ब्रज भाषा बोली जाती है। फिर इसी से लगा हुआ है फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं और बरेली के आसपास के क्षेत्र में ब्रज भाषा ही बोली जाती है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और विनय पत्रिका जो इनकी रचनाएं हैं उनको ब्रज भाषा में लिखा गया था। ये बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जो हैं उनके द्वारा कवितावली और विनय पत्रिका, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। आगे बात करें तो आ जाती है हमारी बुंदेली। तो बुंदेली जो है उसका विकास कहाँ से होता है, तो उसका भी विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बात करें बुंदेली की या फिर आपकी ब्रजभाषा की, तो ये दोनों ही सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। बात करें इसके क्षेत्र की, तो इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा, उरई, इसके आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली वहाँ पर बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं बघेली को। तो जो बघेली भाषा है, ये बघेली बोली है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो भारत में बघेलखंड क्षेत्र में बघेली भाषा का प्रयोग किया जाता है। बघेलखंड का एरिया जो है वो सोनभद्र है, प्रयागराज है, बालाघाट है, मांडला है, बांदा है, फतेहपुर है और हमीरपुर है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अवधी के बारे में। तो अवधी भाषा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका क्वेश्चन पूछते हैं कि अवधी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। ये अवधी जो भाषा है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से इसका विकास। बात करें क्षेत्र की, तो ये लखनऊ है। कहाँ कहाँ बोली जाती है अवधी भाषा, तो ये लखनऊ में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, लखीमपुर खीरी में, अयोध्या में, गोंडा में, कानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये आदि क्षेत्रों में अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में ही लिखी गई है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा
इससे पहले हमने देखा था ब्रजभाषा की बात की गई थी, और उस ब्रजभाषा में हमने देखा था कि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और विनय पत्रिका को ब्रजभाषा में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास द्वारा जो रचित रचना है वो है रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। बात करें विनय पत्रिका और कवितावली की, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, ब्रजभाषा के अंतर्गत आएंगी। और खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी, तो वो थी प्रिय प्रवास। किसकी है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो फिजी देश जो है वो अवधी भाषा वहाँ पे भी बोली जाती है। जो फिजी देश है उसमें भी अवधी भाषा बोली जाती है। बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी शब्द का प्रयोग रेमंड ने किया था। तो भोजपुरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग रेमंड के द्वारा किया गया। बात करें हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो भी भोजपुरी है। आप इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं इसकी। तो ये वाराणसी में, जौनपुर में, गाजीपुर में, मऊ में, बलिया में, चंदौली में, गोरखपुर में, देवरिया में, कुशीनगर, यहाँ पे कुशीनगर होगा, ठीक है, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर के क्षेत्रों में ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान की। तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो ये हिंदी भाषा, साहित्य के विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु इसको जो है बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पहला है गौरव हिंदी पुरस्कार, दूसरा है महात्मा गांधी पुरस्कार, तीसरा है भारत भारती पुरस्कार और चौथा है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, जो प्रतिवर्ष 10 लोगों को दिया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो ये 31 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई। ठीक, तो देखिए संस्कृत है, पाली है, प्राकृत भाषाओं और उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास हेतु ये जो है संस्थाएं बनाई गई हैं। बात करें इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। 5 दिवसीय मतलब 5 दिनों का अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पे मिलने वाले पुरस्कारों की। तो इस संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार कौन से हैं, तो एक तो विश्व भारती है, एक है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, एक है महर्षि व्यास पुरस्कार, एक है महर्षि नारद पुरस्कार। ठीक है, तो ये 4 पुरस्कार हैं, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये इसकी स्थापना 1994 में 24 दिसंबर को की गई थी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट भाषाओं के विचार प्रसार हेतु इसको बनाया गया था। बात करें अगले पॉइंट, काशीराम जन्मस्थली समारोह के अवसर पर कई पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है हमारा माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार, जिसमें 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है रमाबाई साहित्य सम्मान पुरस्कार, जो 2 लाख रुपए इसमें भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। बात करें तीसरे की, तो संत कबीर सम्मान पुरस्कार है, जिसमें 1.5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी एकेडमी
जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका क्या उद्देश्य है? तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो 29 मार्च 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तानी एकेडमी, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। बात करें इसके उद्देश्य की, तो हिंदी और उसके अन्य रूपों की भाषा जैसे कि उर्दू, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि के साहित्य का संरक्षण, उसकी वृद्धि, उसकी उन्नति और उसको प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जैसे पहला है गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान, तो जिसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। बात करें दूसरा, तो गोस्वामी तुलसीदास सम्मान पुरस्कार, इसमें 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान पुरस्कार, इसमें 2 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। बात करें महादेवी सम्मान, जिसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों। चलिए इनकी जन्मस्थली और इनके नाम को समझते हुए चलते हैं, और ये हमारे वीडियो का अंतिम पॉइंट होगा। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की, तो इनका जन्म बस्ती में हुआ है। बात करें महादेवी वर्मा की, तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ है। बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए, इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो इनका जो जन्म स्थली है वो है वाराणसी। जायसी की बात करें तो इनकी है रायबरेली। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो ये है झांसी। और जैनेन्द्र कुमार की पूछी जाए तो आप बता देना अलीगढ़। आगे देखिएगा, और आगे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो इनकी जन्मस्थली है वाराणसी। बात करें तुलसीदास की, तो ये कासगंज जो सोरो में लगता है। बात करें अज्ञेय की, तो अज्ञेय की कुशीनगर है। अमृतपाल नागर जो है वो उनका जन्म आगरा में हुआ है। बात करें यशपाल की, तो यशपाल का जन्म फिरोजपुर में हुआ है। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे साहित्यकारों के नाम और उनके जन्मस्थली समझ में आए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी स्पेशल की अगली वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को निरंतर रूप से देखते रहें, और रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स और हमारे यूपी स्पेशल क्लासेस कंटिन्यू आपकी इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।